Hello everyone, today I am going to start the new video lecture 21 चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इससे पहले हमने 20 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, तो अगर आपको वह वीडियो देखनी है तो आप हमारी आई बटन के इस ऑप्शन पर जा करके सभी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के रीजंस को जानेंगे, इसके रीजंस क्या थे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इसका, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एनलार्ज्ड इट्स टेरिटरीज टू द एक्सटेंट ऑफ whole of India except Punjab, Sindh and Nepal under the Governor Generalship of Lord Wellesley। देखिए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका एक रीज़न था चार्टर एक्ट ऑफ 1830 का कि इसकी जो टेरिटरी थी मतलब कि होल ऑफ इंडिया हो गई थी, मतलब कि पूरी इंडिया में अब इसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटरी इसके अंडर में आ गई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के, और किसको छोड़ करके, इंडिया, पंजाब, सिंध एंड नेपाल, जो ये तीन टेरिटरीज थी, इन तीनों टेरिटरी को छोड़ करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंडर में आ गई थी होल ऑफ इंडिया। ठीक है, अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। उस वक्त ड्यूरिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इस्टेब्लिश्ड, उस वक्त कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। इसको आप ध्यान रखना है, लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड रीजन है हमारा, द वॉर अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली हैड डबल्ड द डेप्थ्स ऑफ द कंपनी एंड द ट्रेड ऑफ द कंपनी ऑल्सो सफर्ड कंसिडरेबली। जो मतलब कि जब गवर्नर जनरल थे, कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। उस वक्त उनके गवर्नर जनरल के तौर, ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, उस वक्त मतलब कि काफ़ी वॉर्स हुए थे, काफ़ी युद्ध लड़े गए थे। जिस वजह से जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट्स हो गए थे, और वो ज़्यादा और भी डबल हो गए थे। ठीक है, मतलब कि वॉर से पहले तो उनके ऊपर वैसे कर्जा था ही, तो फिर जो वॉर लड़े गए थे हैं, तो उसके बाद उनके जो डेप्ट्स थे, जो कर्ज थे, वो डबल हो गए थे। ठीक है, जिससे काफ़ी मतलब कि जो काफ़ी लॉस सफ़र कर रही थी, कौन? कंपनी। ठीक है, इसमें यह सेकेंड हमारा रीज़न ये था। अब थर्ड रीज़न में आते हैं, हैविंग लेफ्ट विद नो ऑप्शन द ऑफिशियल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी अप्रोच्ड द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर द ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल हेल्प। मतलब कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब उसके पास कोई भी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था कि मतलब कि उसको फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। तो इस वजह से जो ऑफिशियल्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने अप्रोच की कहाँ पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो कहाँ पर थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में थी हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो उन्होंने वहाँ पर अप्रोच करके जो फाइनेंशियल हेल्प थी उससे ग्रांट करने को कहा। ठीक है, इन्होंने हेल्प मांगी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट से, जिससे कि उनको वहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प मिली भी। तो आगे देखते हैं हम इसके। फोर्थ रीज़न है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट अपॉइंटेड सिलेक्ट कमेटी ऑन 11 मार्च 1802 टू इंक्वायर इनटू द कंपनीज अफेयर सो दैट दे कुड ग्रांट फाइनेंशियल हेल्प टू देम। जब ईस्ट इंडिया कंपनी अप्रोच करने लगी ब्रिटिश पार्लियामेंट से कि हमको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराइए, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या करा? उन्होंने एक सिलेक्ट कमेटी अपॉइंट की गई। कब? 11 मार्च 1808 में उन्होंने एक सिलेक्ट कमेटी अपॉइंट की फॉर इंक्वायर दी कंपनीज अफेयर्स। मतलब कि उन्होंने कंपनी के अफेयर्स को इंक्वायरी करने के लिए उन्होंने अपॉइंट की थी सिलेक्ट कमेटी। ठीक है, सो दैट दे कुड ग्रांट फाइनेंशियल हेल्प टू देम। तो इस जब जाकर उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की थी इनको, कंपनी को। तो इसमें ये था, इस पॉइंट में ये कहा गया है। और आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द सिलेक्ट कमेटी थ्रूली एग्जामिन द कंपनीज अफेयर्स फॉर 5 years एंड सबमिटेड द 5 रिपोर्ट्स एट इंटरवल्स। मतलब कि जो सिलेक्ट कमेटी थी, उन्होंने कंपनी के अफेयर्स को एग्जामिन किया। ठीक है, कब तक? 5 साल तक। और 5 साल में उन्होंने 5 रिपोर्ट्स दी थी, कहाँ पर? जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसमें, ताकि वो उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर सके और उनके अफेयर्स को देखा जाए कि उनका कंपनी का अफेयर कैसा अंदर से। ठीक है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखी उन्होंने। तो इस वजह से उन्होंने 5 रिपोर्ट्स कहाँ पर दी? ब्रिटिश पार्लियामेंट में दी। द फर्स्ट रिपोर्ट वॉज सब्सटीट्यूटेड ऑन 13 जून 1808। जो फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट की थी उन्होंने कब की थी?
किन्होंने की थी, जो सिलेक्ट कमेटी थी उन्होंने सबमिट करी थी 13 जून 1808 में फर्स्ट रिपोर्ट, एंड द लास्ट रिपोर्ट वॉज सबमिटेड इन जुलाई 1812, और उन्होंने लास्ट रिपोर्ट सबमिट की थी इन जुलाई 1812। ठीक है, ये हमारी लास्ट रिपोर्ट थी। टोटल इन्होंने 5 रिपोर्ट सबमिट की थी। ठीक है, 5 साल में। क्लियर हो गया पॉइंट। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है, बट दिस टाइम द 20 ईयर्स टर्म ऑफ मोनोपोली ऑफ द कंपनी, मतलब कि जो कंपनी के पास मोनोपोली थी, मतलब कि वह फ्रीली ट्रेड कर सकती थी इंडिया में। ठीक है, तो उसके पर कोई मतलब कि रेस्ट्रिक्शन भी नहीं थी किसी भी चीज़ की, तो उसे मोनोपोली कहा जाता था कंपनी का। ठीक है, तो ये इनके पास 20 साल का इनके पास टर्म था, मतलब कि 20 साल तक ये मोनोपोली थी इनके पास, विच वॉज ग्रांटेड बाय द चार्टर ऑफ 1793 वॉज एक्सपायरिंग इन 1813। जो इनको मोनोपोली प्रोवाइड की गई थी कंपनी को, वो कब की थी? बाय द चार्टर ऑफ 1793 में, मतलब कि इस 1793 के चार्टर के अकॉर्डिंग इनको मोनोपोली प्रोवाइड की गई थी। और इसका टर्म का कितना था? 20 ईयर्स। तो ये कब एक्सपायर हो गई? इसकी एक्सपायरी होगी 20 ईयर्स में ऐड कर दीजिए तो होगा 1830 में इसकी एक्सपायरी थी। ठीक है, 1830 में, इस वजह से जो हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1830 आया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अप्रोच्ड द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर द रिन्यूअल्स ऑफ द चार्टर। जो डायरेक्टर थे कंपनी के, उन्होंने अप्रोच की कहाँ पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, फॉर रिन्यूअल द चार्टर। उन्होंने चार्टर को रिन्यू कराने के लिए, ताकि जो 20 साल का टर्म था वो उनका एक्सपायर हो गया था, उसको रिन्यू कराने के लिए उन्होंने अप्रोच की थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। बट द ब्रिटिश मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड शिप ओनर्स स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द company's monopoly and appealed to the British Parliament to not to renew the company's monopoly to trade in India। देखिए, जब डायरेक्टर थे कंपनी के, उन्होंने अप्रोच की ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फॉर रिन्यूअल द चार्टर। ठीक है, तो उनके अगेंस्ट कुछ ब्रिटिश मर्चेंट्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे और शिप ओनर्स थे, उन्होंने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्टेड किए, मतलब कि उनके अगेंस्ट कुछ प्रोटेस्ट किए थे। ठीक है, ताकि वो मोनोपोली ना ले सके कंपनी, और उन्होंने अपील भी डाली थी कहाँ पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, टू नॉट टू रिन्यू द कंपनीज मोनोपोली टू ट्रेड इन इंडिया, ताकि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट उनको रिन्यू ना कर सके फॉर प्रोवाइड दी मोनोपोली टू ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, मोनोपोली प्रोवाइड ना की जाए कंपनी को, तो इस चीज़ के लिए उन्होंने अपील डाली थी कहाँ पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम। Another jurisdiction was given by the supporters of free entry of the Europeans in India, central round the missionaries' work which they pleaded was necessary to promote interest and happiness of Indian people। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि जो यूरोपियंस थे इंडिया में, उन्होंने भी यूरोपियंस ने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। इनके अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट, ताकि वो मोनोपोली उनको प्रोवाइड ना की जाए। ठीक है, बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो जो यूरोपियंस थे इन इंडिया, उनको मिशनरीज भी कहा जाता था, क्योंकि वो मिशनरीज के लिए वर्क करते थे। ठीक है, दे प्लीडेड एज नेसेसरी टू प्रमोट इंटरेस्ट एंड हैप्पीनेस ऑफ इंडियन पीपल। उन्होंने इसलिए प्रोटेस्ट किया था ताकि जो इंटरेस्ट है इंडिया का और जो हैप्पीनेस है लोगों की, उनको उनकी ज़रूरत थी। इस वजह से उन्होंने इनके अगेंस्ट कंपनी के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट किया था, ताकि लोगों को उनके साथ कोई बायसनास ना हो, क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर रही थी। ठीक है, जिससे कि लोगों की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा वर्स होने लगी थी। तो इस वजह से इन्होंने भी, यूरोपियंस ने भी, जिनको कहा भी जाता था इंडिया में मिशनरीज, उन्होंने भी प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी, किनके अगेंस्ट? कंपनी के अगेंस्ट। क्लियर हो गया टॉपिक। अब लास्ट रीजन हमारा, आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन ए न्यू ईस्ट इंडिया बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर्स विच अलाउ द ब्रिटिश सब्जेक्ट टू डू फ्री ट्रेड इन इंडिया बट ओनली अंडर अ स्ट्रिक्ट सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग। लेकिन कुछ लंबे समय के बाद, ठीक है, तो उनको जो न्यू ईस्ट इंडिया थी, ठीक है, उनको मतलब कि उनका बिल इंट्रोड्यूस किया गया बाय द मिनिस्टर। ठीक है, और उनको अलाउ कर दिया गया ब्रिटिशर्स को, जो ब्रिटिश के सब्जेक्ट थे, उनको फ्रीली ट्रेड करने के लिए इंडिया में उनको क्या दे दी गई? उनको लाइसेंस दिया गया, लेकिन वो इन रेस्ट्रिक्शन था, मतलब कि उसके ऊपर कुछ
रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि वो उसी के दायरे में वर्क कर सकते हैं इन इंडिया में, ट्रेड मतलब कि ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। लेकिन उनको उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, तो उसको हम आगे देखते हैं। अब हम आते हैं प्रोविज़न में। ये हमारे क्लियर हो गया, ऊपर के जितने भी हैं ये रीजंस थे हमारे, ठीक है। इनको आप इन स्क्रीनशॉट लेकर के इनका, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, रीड कर लेना। तो अब हम आते हैं प्रोविज़न में। इसके प्रोविज़न कितने हैं? इसके प्रोविज़न है 6। इन 6 प्रोविज़न को देखते हैं, बिल्कुल आसान है। द एक्ट रिन्यूड द चार्टर ऑफ द कंपनी फॉर द नेक्स्ट 20 years एंड द कंपनी वॉज ग्रांटेड मोनोपोली ऑफ चाइना ट्रेड एंड टी ट्रेड। देखिए जो मतलब कि कंपनी को चार्टर, इस चार्टर के अकॉर्डिंग, चार्टर एक्ट ऑफ 1830 के अकॉर्डिंग जो कंपनी थी उसको रिन्यू कर दिया गया था, ठीक है। उनको नेक्स्ट 20 years के लिए उनको मोनोपोली प्रोवाइड कर दी गई थी। एंड द कंपनी वॉज ग्रांटेड मोनोपोली ऑफ चाइना ट्रेड एंड टी ट्रेड। मतलब कि उनको मोनोपोली किस चीज़ के लिए दी गई थी? चाइना ट्रेड के लिए और टी ट्रेड के लिए। इन दो ये दो मोनोपोली कंपनी को प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। बट द जनरल ट्रेड ऑफ इंडियन वॉज थ्रोन ओपन टू द ब्रिटिश मर्चेंट सब्जेक्टेड टू रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन जो उनको जो जनरल ट्रेड था, मतलब कि जो डेली यूजेस होने वाली ट्रेड, मतलब कि जो कमोडिटीज़ थी, तो वो जो इंडियंस थे, मतलब कि जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे, उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि वो जनरल ट्रेड को के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, तो उसी के दायरे में वो अपना मर्चेंट्स का काम कर सकते थे, व्यापारिक काम, ठीक है। तो ये क्लियर होगा। फर्स्ट प्रोविज़न में यही कहा गया है, ठीक है। द एक्ट रेगुलेटिंग, सेकंड पॉइंट है ये, द एक्ट रेगुलेटेड द एप्लीकेशन ऑफ इंडियन रेवेन्यू। मतलब कि इसमें जो एक्ट रेगुलेट किया गया था, मतलब कि जो रेगुलेटेड एक्ट था, जो हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है, इसने रेगुलेट किया था इंडियन रिवेन्यू, ठीक है। ये कैसे किया था अब आगे देखते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ फोर्सेस एंड ऑन द मेंटेनेंस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल इस्टेब्लिशमेंट वर टू बी मेट बाय द कंपनी फ्रॉम द इंडियन रिवेन्यू। मतलब कि जो भी एक्सपेंडिचर थे ऑन दी फोर्सेस, जो मेंटेनेंस थे, मतलब कि फॉर मिलिट्री के लिए, ठीक है, जो फोर्सेस होते हैं मिलिट्री, उनके जो मेंटेनेंस था, और जो सिविल एंड क्रिमिनल इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो भी मेंटेनेंस था वो कंपनी देगी, ठीक है, ऑन फ्रॉम द इंडियन रिवेन्यू। जो रिवेन्यू कलेक्ट होता था ना, तो उसमें से कंपनी उनको दे सकती थी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल एंड फोर्सेस, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड प्रोविजन भी हो गया कंप्लीट। अब थर्ड प्रोविजन है, द एक्ट प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ किंग्स ट्रूप्स टू बी पेड आउट ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड एट 20,000 एक्सेप्ट इन स्पेशल रिक्विजिशन। मतलब कि इस एक्ट ने प्रोवाइड किया था, जो कंपनी थी, कंपनी को प्रोवाइड किया था कि जो किंग्स ट्रूप्स थे, जो ट्रूप्स सैन्य, मतलब कि जो टुकड़ी होती है, सैन्य टुकड़ी, तो उनके जो उनका जो पेमेंट था, जो उनको पे करना होता था, तो वो कंपनी अपने रिवेन्यू में से पे कर सकती थी। लेकिन उसके पास उसको विद इन दी 20,000 के अंडर ही उसकी लायबिलिटी थी कंपनी की, ठीक है। वो 20,000 के अंडर ही उसको पे कर सकती थी, उसके ऊपर उसकी कोई लायबिलिटी नहीं थी, एक्सेप्ट इन स्पेशल रिक्विजिशन। मतलब कि उसके पास कुछ स्पेशल रिक्विजिशन थे जिसको वह पे करती थी, ठीक है, स्पेशल रिक्विजिशन। क्लियर। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, थर्ड प्रोविज़न। अब हम आते हैं फोर्थ प्रोविज़न में क्या है। द पावर्स ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर क्लियरली डिफाइंड एंड एनलार्ज्ड कंसिडरेबली। तो जो इसका फोर्थ प्रोविज़न कहता है कि जो कंपनी की पावर थी उसको, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको क्लियरली डिफाइन कर दिया गया था, और उसकी जो पावर थी उसको एनलार्ज कर दिया गया था, ठीक है। The company's training colleges for its civil and criminal servants were to be maintained under the authority of company's board of control. जो कंपनी की बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, अब वह जो कॉलेजेस थे ट्रेनिंग के लिए, सिविल एंड क्रिमिनल सर्वेंट्स के लिए, जो सिविल एंड क्रिमिनल सर्वेंट्स होते थे कंपनी के, उनके जो कॉलेजेस थे उसमें ट्रेनिंग होती थी, ठीक है। तो वो भी अंडर दी किसके अंदर आ गया था, किसके अंडर में, कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर आ गया था। अब वही अथॉरिटी थी उसकी, ठीक है। इवन द कॉलेजेस इस्टेब्लिश्ड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल्स ऑफ द कंपनी एट मद्रास एंड कलकत्ता वर ऑल्सो टू वर्क अंडर
द अथॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब कि जो कॉलेज इस्टेब्लिश किए गए थे फॉर द ट्रेनिंग, मतलब कि ट्रेनिंग पर्पस के लिए, कहाँ पर, जो मद्रास और कलकत्ता में किए गए थे। तो वहाँ के जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, पर्सनल्स मतलब कि सर्वेंट्स कह सकते हैं आप, तो वो मतलब कि वहाँ पर ट्रेनिंग करते थे कॉलेजेस में, तो वो उसका वर्क भी मद्रास एंड कलकत्ता का किसके अंडर आ गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अब वही उसकी अथॉरिटी थी, अथॉरिटी, ठीक है। तो हमारा फोर्थ प्रोविज़न भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं फिफ्थ प्रोविज़न पर। फिफ्थ प्रोविज़न क्या कहते हैं, द एक्ट ऑथोराइज्ड द लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि इस जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है, इसने अब ऑथोराइज कर दिया लोकल गवर्नमेंट को, जो इंडिया की लोकल गवर्नमेंट थी, टू इम्पोज टैक्स ऑन द पर्सन, मतलब कि वह टैक्स इम्पोज कर सकती है लोगों के ऊपर, ठीक है, सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड टू पनिश दोज हु फेल टू पे सच टैक्सेस। अगर कोई भी पे टैक्स नहीं कर पाता है तो उसको वह पनिश भी कर सकती थी बाय दी सुप्रीम कोर्ट, अगर वो उसकी जुरिडिक्शन में आता है तो, ठीक है, जुरिडिक्शन में होगा सुप्रीम कोर्ट की तो वह उसको पनिश कर सकती है अगर वह टैक्स पे नहीं करते हैं। क्लियर, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स्थ पॉइंट में बताया गया है कि दी एक्ट प्रोवाइडेड दैट द जस्टिस ऑफ पीस वर टू हैव जुरिडिक्शन इन द असॉल्ट एंड defamation cases committed by the British merchants and the natives of the India, and also small cases of debts which is due to the native from the British servants। अब देखते इसको समझाता हूँ मैं। मतलब कि इस एक्ट ने प्रोवाइड किया था जस्टिस ऑफ पीस को कि वो जो उसकी जुरिडिक्शन थी किसमें, असोल्ट एंड जो डेफामेशन केसेस होते थे उसके अंदर, ठीक। तो अगर ये असोल्ट और डेफामेशन आपने पहले भी सुना होगा, अगर आपको ने सुना है तो ठीक है, अगर नहीं भी सुना है तो हम इसको आगे डिस्कस कर देंगे अपनी नेक्स्ट सब्जेक्ट्स में, जैसे कि आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, इसमें ये आता है असोल्ट और डेफामेशन, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये केसेस थे असोल्ट और डेफामेशन के जो कमिट किए जाते थे बाय दी ब्रिटिश मर्चेंट्स, जो ब्रिटिश मर्चेंट्स होते थे या फिर नेटिव्स ऑफ इंडिया होते थे, जो नेटिव्स होते थे विलेजेस के, ठीक है, इंडिया के, एंड ऑल्सो स्मॉल केसेस ऑफ डेब्ट्स। तो जो स्मॉल केसेस होते थे तो वो भी कौन हैंडल करती थी, जस्टिस ऑफ पीस, ठीक है, विच इज ड्यू टू द नेटिव फ्रॉम द ब्रिटिश सर्वेंट्स, जो नेटिव्स थे ब्रिटिश सर्वेंट्स के, तो वो भी उनके जुडिक्शन में थी, कौन, किसके, जस्टिस ऑफ पीस के। क्लियर, तो हमारा ये सिक्स प्रोविज़न हमारे कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये सिक्स प्रोविज़न का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप पढ़ लेना इसको अच्छे से। अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, अप्रेजल, मतलब कि मूल्यांकन, इसमें क्या जजमेंट निकला था, ठीक है। The effect of the abolition of company's trade monopoly was that British trade, which was worth 13 million tons in 1813, देखिए इसमें ये कहा गया है कि जो कंपनीज ट्रेड मोनोपोली थी उसके अबोलिश होने पर क्या इफेक्ट पड़ा था, ठीक है। जो ब्रिटिश ट्रेड था और इसके ब्रिटिश ट्रेड में इसने कितनी इनकम की थी, 13 मिलियन टन इन 1813, मतलब कि 13 मिलियन वर्थ बताया इसमें, 30 मिलियन वर्थ इन 1813, ठीक है, 1813 तक थी ये, लेकिन डेवलप्ड 7 टाइम्स इन नेक्स्ट 15 है, मतलब कि अगले 50 सालों तक इसकी डेवलपमेंट हुई 7 गुना, मतलब कि 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इसको 13 मिलियन को 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, पर अगले 50 साल में इन्होंने इतना डेवलपमेंट किया। प्रोवाइडेड अ सूटेबल आउटलेट फॉर द ब्रिटिश मर्चेंट, मतलब कि सूटेबल रहा यह एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 फॉर द ब्रिटिश मर्चेंट्स, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इनको डेवलपमेंट हुई थी आने वाले नेक्स्ट 15 ईयर्स में। क्लियर, तो ये हमारा अप्रेजल भी हो गया। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपने हमारी सभी वीडियोस नहीं देखी इंडियन लीगल हिस्ट्री की तो आपको यहाँ पर आपको आई बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक करके सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।